सेंटर स्टेट फाइनेंस रिलेशंस में हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि यूनियन लिस्ट के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनमें से कुछ सब्जेक्ट्स पर जीएसटी एप्लीकेबल होता है और कुछ सब्जेक्ट्स पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता है। इसके अलावा जीएसटी के डिफरेंट कंपोनेंट्स जैसे कि सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी को भी हम डिटेल में एग्जांपल के थ्रू पढ़ चुके हैं। हमने देखा था कि सीजीएसटी और एसजीएसटी विद इन स्टेट्स के जो ट्रांजेक्शन होते हैं उन पर एप्लीकेबल होता है, जबकि आईजीएसटी इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन पर अप्लाई होता है। और क्वेश्चन ये है कि जीएसटी से रिलेटेड लॉस बनाने की पावर किसके पास है और कौन डिसाइड करता है कि किन गुड्स पर जीएसटी लगेगा और किन पर नहीं, और जिन गुड्स पर जीएसटी लगेगा तो कितना लगेगा, 5%, 12%, 18% या फिर 28%। और आईजीएसटी के केस में यानी इंटर स्टेट गुड्स एंड सप्लाईज के केस में स्टेट के साथ सेंटर कितना जीएसटी शेयर करेगा, ये कौन डिसाइड करेगा और किसके पास ये पावर होगी कि वो ये डिसाइड कर सके कि नेचुरल कैलेमिटी या फिर डिजास्टर के दौरान कुछ स्पेसिफिक समय के लिए जीएसटी के स्पेशल रेट सप्लाई हो सकते हैं। तो ना तो ये पावर डायरेक्टली सेंटर के पास होती है और ना ही ये पावर स्टेट के पास होती है। ये सब पावर दी गई है जीएसटी काउंसिल को, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 279 ए द्वारा कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। आर्टिकल 279 ए को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द्वारा इंसर्ट किया गया था। तो हमने अभी तक जीएसटी काउंसिल के कुछ फंक्शंस को देखा। इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक स्टेट्स जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड एक्सेट्रा के लिए भी जीएसटी काउंसिल द्वारा कुछ स्पेसिफिक प्रोविजंस किए जा सकते हैं। और जीएसटी से रिलेटेड दूसरे मैटर्स भी जीएसटी काउंसिल द्वारा डिसाइड किए जा सकते हैं। बट जब जीएसटी से रिलेटेड प्रोविजंस के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जा रहा था तो उस समय बहुत सारे स्टेट्स जीएसटी के खिलाफ मांग कर रहे थे। और इसका मेन रीजन ये था कि उन स्टेट्स को लग रहा था कि जीएसटी इंप्लीमेंट होने की वजह से उनके टैक्स रेवेन्यूज में काफी ज्यादा लॉसेस होंगे। और इसी को कॉम्पनसेट करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 279 ए में ये रिकमेंड किया गया है कि जीएसटी इंट्रोड्यूस होने के 5 सालों तक किस स्टेट को कितना लॉस हो रहा है उसके बेसिस पर उसको कंपनसेट किया जाएगा। और ये कंपनसेशन रिकमेंड करेगी जीएसटी काउंसिल। और इसी पर्पस के लिए हमारे पार्लियामेंट ने 2017 में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कंपनसेशन टू स्टेट्स एक्ट को पास किया था। चलिए अब जीएसटी काउंसिल के फीचर्स को समझते हैं। जैसा कि हमने देखा, जीएसटी काउंसिल एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कि परमानेंट इन नेचर भी है और साथ ही साथ एक क्वासी जुडिशियल बॉडी भी है। इसका मतलब ये कि इनकी रिकमेंडेशन या फिर इनके रिकमेंडेशन से रिलेटेड किसी भी इंप्लीमेंटेशन की वजह से अगर स्टेट और काउंसिल के बीच या फिर डिफरेंट स्टेट्स के बीच में किसी भी तरह का कोई डिस्प्यूट क्रिएट होता है तो इस तरह के डिस्प्यूट को एडजुडिकेट करने का मैकेनिज्म एस्टेब्लिश करने की पावर जीएसटी काउंसिल के पास ही है। तो ये तो बात हो गई जीएसटी काउंसिल के फीचर्स की। तो अब देखते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 279 ए में जीएसटी काउंसिल को एस्टेब्लिश करने की पावर किसको दी गई है। तो यहाँ पर कहा गया है कि 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016 के लागू हो जाने के 60 दिनों के अंदर अंदर प्रेसिडेंट को जीएसटी काउंसिल को कॉन्स्टिट्यूट करना होगा थ्रू अ प्रेसिडेंशियल ऑर्डर। और इस तरह 15 सितंबर 2016 में प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के द्वारा जीएसटी काउंसिल को एस्टेब्लिश किया गया, जिसमें टोटल 33 मेंबर्स हैं। इसके मेंबर्स का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से किया गया है कि यहाँ पर 2 मेंबर्स सेंटर से होंगे, 3 मेंबर्स यूनियन टेरिटरीज से और बाकी के 28 मेंबर्स स्टेट से, यानी हर एक स्टेट से 1 मेंबर। और ये जो सेंटर के 2 मेंबर्स हैं ये होंगे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर और यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रेवेन्यू और फाइनेंस। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर को जीएसटी काउंसिल का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन माना जाता है। इसका मतलब ये कि जो फाइनेंस मिनिस्टर होगा वो बाय डिफॉल्ट जीएसटी काउंसिल का चेयरमैन बन जाएगा। और जीएसटी काउंसिल में जितने भी मेंबर्स होते हैं ये बेसिकली हर एक स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर्स होते हैं या फिर कोई दूसरे पर्सन जिन्हें स्टेट द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। और ये लोग मिलकर अपने बीच में से किसी मेंबर को वाइस प्रेसिडेंट चूज करते हैं। तो इन 33 मेंबर्स के अलावा जीएसटी काउंसिल में एक सेक्रेटरी भी होते हैं और ये पोजीशन होल्ड करते हैं यूनियन रेवेन्यू सेक्रेटरी। इसके अलावा यूनियन कैबिनेट ने ये भी डिसाइड किया है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम यानी सीबीईसी के जो चेयरमैन है वो जीएसटी काउंसिल के परमानेंट इनवाइटी होंगे। इसका मतलब ये कि सीबीईसी के जो भी चेयरमैन होंगे वो जीएसटी काउंसिल की किसी भी प्रोसीडिंग को अटेंड कर सकते हैं, हालांकि उनके पास किसी भी तरह के वोटिंग राइट्स नहीं होंगे। अब देखते हैं कि जीएसटी काउंसिल किस तरह वर्क करती है। तो जीएसटी काउंसिल की जो मीटिंग्स होती हैं, डिसीजंस उन मीटिंग्स में ही लिए जाते हैं और मीटिंग्स कंडक्ट करने के लिए एक मिनिमम स्ट्रेंथ की जरूरत होती है जिसे कोरम कहा जाता है। जीएसटी काउंसिल की किसी भी मीटिंग को स्टार्ट करने के लिए एटलीस्ट हाफ ऑफ द जीएसटी काउंसिल मेंबर मौजूद होने चाहिए और यही जीएसटी काउंसिल का कोरम होता है। तो यहाँ पर जो डिसीजन लिए जाते हैं वो लिए जाते हैं बेस्ड ऑन द वोटिंग। और जीएसटी काउंसिल में हर एक मेंबर की वोट की वैल्यू जो है वो सेम नहीं होती है और इसीलिए यहाँ पर वोटिंग का जो मेथड फॉलो होता है वो है वेटेज का मेथड। यहाँ पर सेंटर के पास 1/3 की वेटेज होती है और स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के पास 2/3 वेटेज होती है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए किसी पर्टिकुलर दिन जब मीटिंग हो रही है उस दिन सेंटर से सिर्फ एक मेंबर आया है और स्टेट से 16 मेंबर्स मौजूद हैं, यानी जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में टोटल 17 मेंबर्स मौजूद हैं। तो हम देख सकते हैं कि 33 मेंबर्स में से अगर 17 मेंबर्स मौजूद हैं तो यानी 50% से ज्यादा स्ट्रेंथ तो है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जीएसटी काउंसिल का जो रिक्वायर्ड कोरम है वो मीट हो रहा है, तो मीटिंग तो कंडक्ट की जा सकती है। और मीटिंग में अगर कोई डिसीजन लिया जाएगा तो उस पर वोटिंग भी होगी। तो अगर मान के चले कि यहाँ पर स्टेट के हर एक मेंबर की वोट की वैल्यू 1 है यानी 1 है, तो इसका मतलब होगा कि स्टेट के 16 मेंबर्स की जो वोट है उसकी वैल्यू हुई 16। और क्योंकि ऐसा कहा गया है कि सेंटर के पास टोटल वोट वेटेज की 1/3 की वेटेज होती है
तो हम कह सकते हैं कि सेंटर के जो मेंबर होगा, चाहे वो एक ही क्यों ना हो, उसकी वोट की वैल्यू 8 मानी जाएगी। इसका मतलब ये कि टोटल वोट काउंट इस पर्टिकुलर सिनेरियो में हुई 8 + 16 यानी 24 और इसका 75% होगा 18। इसका मतलब ये कि जिस भी डिसीजन के पक्ष में 18 वोट्स हैं, वो डिसीजन फाइनल होगा। तो यहाँ पर एक बात तो साफ है कि ना तो सेंटर अकेले कोई डिसीजन ले सकता है और ना ही सारे स्टेट्स मिलकर कोई डिसीजन ले सकते हैं। सेंटर और स्टेट के कॉपरेशन यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी है अगर कोई भी डिसीजन लेना है तो। और क्योंकि जीएसटी काउंसिल में सेंटर, स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के मेंबर्स होते हैं, तो इसीलिए एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि जीएसटी का एडमिनिस्ट्रेशन स्मूथ और एफिशिएंट होगा। अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट की, जो है फ्यूल से रिलेटेड। तो हम देख सकते हैं कि जितने भी फ्यूल्स हैं, जैसे कि पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, मोटर स्प्रिट जिसे हम पेट्रोल भी कहते हैं, और नेचुरल गैस, इन सब फ्यूल्स को जीएसटी रिजीम से बाहर रखा गया है। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 279A में ये मेंशन किया गया है कि इन फ्यूल्स को जीएसटी रिजीम में कब लाया जाएगा, ये डेट रिकमेंड करने की पावर जीएसटी काउंसिल की है। बट आज तक भी इन फ्यूल्स को जीएसटी रिजीम में नहीं लाया गया है और इसका मेन रीजन ये है कि जीएसटी स्लैब में जो हाईएस्ट स्लैब है वो है 28%। लेकिन हमारी सरकार फ्यूल्स पर 100 से भी ज्यादा परसेंट टैक्स लगाती है। तो अगर इन फ्यूल्स को जीएसटी रिजीम में लाया जाएगा तो इससे सरकार को काफी ज्यादा लॉस होगा, बोथ स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को। तो इसीलिए इस डिसीजन को अब तक बार बार पोस्टपोन किया जाता रहा है। तो ये थी डिटेल्स जीएसटी काउंसिल की, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फाइनेंस कमीशन को कवर करेंगे। थैंक यू।